Hello everyone, welcome to my channel. So in this video दो न्यूज़ है जो मैं कवर अप करने वाली हूँ और जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट द कोलैबोरेशन इन द अक्टूबर सेकेंड वीक और जो सेकेंड न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग द न्यू रेगुलेशंस ऑफ सेबी. ओके, सबसे पहले फर्स्ट न्यूज़ को कवर अप करते हैं. सो आई हैव ऑलरेडी इस न्यूज़ को कवर अप करने से पहले आई एम टेलिंग दैट इस न्यूज़ में जो मेजर कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ आने वाली है दैट इज़ एनपीएस. एनपीएस इज़ नथिंग, इट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम. नेशनल पेंशन स्कीम डिटेल में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड. इस वीडियो से नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगी उस पर्टिकुलर वीडियो का. 10 to 15 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो है ही नहीं, तो आपको उसको एक बार अच्छे से देख लेना टू हैव द डिटेल थिंग अबाउट द एनपीएस. ओके, तो मोटा मोटा अगर हो तो बस यही है कि एनपीएस होता है कि एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी फॉर दोज पीपल जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है. मतलब जो जैसे मान लो प्राइवेट सेक्टर में है, अनऑथोराइज सेक्टर्स में है, बट दे वांट कि उनके पास भी पेंशन हो. तो इस स्कीम के थ्रू वो बैंक में खाता खुलवा सकते हैं और अपना कुछ ना कुछ अमाउंट हर महीने या हर साल जमा करवाएंगे. 60 साल के बाद उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कितना उन्होंने पैसा जमा करवाया. ओके, this is the main motto of this particular NPS model or NPS scheme that is being launched in the India. Okay, overall India में ही है. अब the main thing that I wanted to discuss over there is that अब यहाँ पे collaboration किया दो ने. The first one is Zomato and the second one is HDFC. जोमेटो के कुछ गिग वर्कर्स हैं. जैसे गिग वर्कर्स होते हैं वो जिनकी कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. आज है, हो सकता है कल ना हो, परसों है, हो सकता है उसके अगले दिन ना हो. दे डोंट हैव दी एनी पर्टिकुलर परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम. तो डिलीवरी पार्टनर उसी में आते हैं. जो डेली वर्कर्स होते हैं, जो दिहाड़ी लगाते हैं, वो उसी पर्टिकुलर चीज़ में आते हैं. ओके, तो उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं. तो जोमेटो ने और एचडीएफसी दोनों ने मिलके, जोमेटो ने कहा, कोलैबोरेशन किया. जोमेटो ने बोला कि जो मेरे अंडर जो डिलीवरी पार्टनर्स आते हैं, वी आर टारगेटिंग कि डिलीवरी पार्टनर्स का एनपीएस में खाता खुलवाया जाए और एचडीएफसी में वो अपने फंड्स को जमा करवाएंगे. ओके, फंड्स को जमा करवाएंगे एनपीएस स्कीम में. ओके, तो इस तरीके से कोलैबोरेशन हुआ है दोनों के बीच में. दो पार्टीज इन्वॉल्व ये वाली हैं. अब जब भी एनपीएस में खाता खुलता है, ओके, इट्स लाइक दिस ना, कोई बच्चा जब स्कूल में किसी पर्टिकुलर स्कूल में उसका एडमिशन होता है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है ना. वो रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता थ्रू आउट. चाहे बच्चा 10 साल स्कूल में रहे, 15 साल स्कूल में रहे, दैट रजिस्ट्रेशन नंबर विल रिमेन सेम. सिमिलरली जब एचडीएफसी में जाके एनपीएस में उस पर्टिकुलर गिग वर्कर या डिलीवरी पार्टनर का खाता खुल गया तो उसको एक नंबर इशू किया जाता है. दैट नंबर इज द प्राण, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर. फुल फॉर्म ऑफ प्राण इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर. तो इस डील के होने के बाद 6 दिन के अंदर अंदर 72 आवर 6 दिन के अंदर अंदर टोटल 30,000 गिग वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया. मतलब 30,000 नए अकाउंट खुले, जिसकी वजह से 30,000 कितने इशू हुए, प्राण इशू हुए. ओके, तो टारगेट क्या है, क्योंकि इन दोनों ने ये जो टाई अप किया है, दे वांट कि बाय दिसंबर 2025 तक 1 लाख हमारे पास पार्टनर्स हो जाएं, उनको हम ऑन बोर्ड कर लें 1 लाख पार्टनर्स को. दिस इज़ द कंप्लीट न्यूज़ रिगार्डिंग द कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन किन के बीच में हुई है? जोमेटो और एचडीएफसी के बीच में कोलैबोरेशन हुई है. ओके, तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरीके से आपको बनेगा. देखो, एनपीएस द मेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल इसमें आएगा ना आपको इस न्यूज़ के बेस के ऊपर, दैट विल बी रिगार्डिंग द एनपीएस स्कीम. आपको एनपीएस स्कीम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जो मैंने डिटेल वीडियो में डिस्कस कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला है. ओके, तो वो दैट थिंग यू शुड नो इन डिटेल एनपीएस के बारे में, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में भी रहती है, तो एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाएगी ये पर्टिकुलर स्कीम. ओके, आफ्टर दैट इससे पहले भी
लास्ट अक्टूबर फर्स्ट वीक में, सितंबर फोर्थ वीक में, विद इन 30 डेज के अंदर एक और इसके ऊपर न्यूज़ आई है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्कीम। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो इस स्कीम से ही बनेंगे। लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? लर्निंग बेस्ड तो यही क्वेश्चन बन सकते हैं कि रीसेंट जो है रिमेंबरिंग क्वेश्चन की रीसेंट टाइप किन के बीच में हुआ है टू इन्हेंस द एनपीएस मॉडल इन आवर कंट्री। तो दैट इज बिटवीन जोमेटो एंड एचडीएफसी। अच्छा, ये जो टाइप हुआ है इनका टारगेट क्या है? पहला इनिशियल टारगेट है 1 लाख को ऑनबोर्ड करना, ठीक है, बाय दिसंबर 2025। दिस इज द कंप्लीट न्यूज। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। ओके, इफ you have any query or any doubt related to this particular news, you can comment down below. After that we have the another news. अच्छा, इस न्यूज़ को कवर अप करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, जैसे एवरी पर्सन अर्न्स इन द कंट्री, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो बिना कमाए रहता है, हर किसी को कमाना पड़ता ही है टू फुलफिल हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, तो अब बात क्या है? अब जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट टीचर है, उसको 70,000 मंथली इनकम मिल रही है, तो वो पर्सन क्या कर रहा है? वो अपना पैसा जो है वो कहाँ पे दे रहा है? बैंक अकाउंट में सबमिट कर रहा है एज अ सेविंग्स की, फ्यूचर के लिए सेविंग हो जाए। आज से 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट्स का इतना वो नहीं था, क्रेज़ नहीं था, इतना लोगों को नॉलेज नहीं था, तो इसलिए वो सिर्फ अपना मतलब सेविंग्स में ही रखते थे ज़्यादातर अकाउंट, या फिर एफडी बनवा लेते थे। बट आज every person has the access to mobile और इंटरनेट, तो they know that there is something called stock market, जिसके थ्रू वो डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जितना उनको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वो किस में गेन कर सकते हैं? बाय इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट। तो इसलिए अब जो शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टिंग होगी, जो भी बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, उस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका होता है कि वो ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करे। ब्रोकर का मतलब होता है, ब्रोकर मीन्स होता है जैसे आपने सुना होगा देयर इज़ अ ग्रो ऐप, ठीक है ना। ग्रो ऐप इज़ अ ब्रोकर। ब्रोकर के थ्रू क्या होगा? आप खुद से शेयर्स को सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करोगे। तो बेनिफिट इज़ दिस कि अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है शेयर्स की, देन यू कैन इन्वेस्ट, अपने आप एनालाइज करके यू कैन इन्वेस्ट इन द गुड शेयर्स। बट ऑन दी अदर हैंड कम्स दी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? आप अपना पैसा सामने वाले म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो वहाँ पे आपने 10,000 डाले, वो 10,000 को मैनेज करने के लिए देयर इज़ अ फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड में देयर इज़ अ फंड मैनेजर बैठा होता है। फंड मैनेजर जो होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, जिसको नॉलेज होती है डिफरेंट शेयर्स की, स्टॉक्स की। तो वो आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट करेगा, वो उस 10,000 को डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगा, जिससे प्रॉफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मानो कि एक में, तो इसमें चांसेस ऑफ रिस्क जो होते हैं म्यूचुअल फंड में कम होते हैं, बिकॉज आपका डिफरेंट शेयर्स में पैसा जा रहा है। अगर एक में ही डालोगे सारा का सारा पैसा और वो डूब गया तो लॉस ज़्यादा है ना। तो म्यूचुअल फंड इज लेस रिस्की एज कम्पेयर टू दिस ब्रोकर थिंग। ओके, अब ओवरऑल 2 गेटवेज मैंने बता दिया जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, द ग्रो एंड द म्यूचुअल फंड। द मेन रिस्क कम्स ओवर देयर इज दिस कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो दोनों में, आपको क्या पता कि जैसे डिफरेंट बैंक्स है ना, बैंक्स किसके अंदर काम कर रहे हैं? वो आरबीआई के अंदर काम कर रहे हैं। तो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है तभी तो काम कर रहे हैं ना वो। हमें पता है कि एसबीआई को आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। अगर आपका कल को लॉस हो गया तो आरबीआई के पास जाके बोल सकते हो कि भाई एसबीआई की वजह से हमारा ये लॉस हुआ है, तभी तो आप एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, ठीक है। अब मानो कोई इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड वाला है, उसको अगर वो इंसान आपके पैसे खा जाए, म्यूचुअल फंड इंडिपेंडेंट है जिसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो आप ट्रस्ट कम करोगे ना उसके ऊपर। तो इसी तरीके से जितने भी ब्रोकर है और म्यूचुअल फंड है, ये सारे सबको कौन कंट्रोल करते हैं? इन सबको कंट्रोल करता है सेबी। Just like RBI control all the banks, similarly these all brokers and the mutual funds are controlled by SEBI. तो सेबी के अंदर रजिस्टर होने चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा वो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं? तो उन्होंने बोला जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में जाओगे अपना अकाउंट मतलब पैसे डालने के लिए फॉर इन्वेस्टिंग एंड फॉर सम ब्रोकर आप जाओगे, तो उसके नाम जैसे ABC ब्रोकर है तो उसकी आईडी में लास्ट में दिस इफ़ इट इज़ अ ब्रोकर तो इट वुड बी रिप्रेजेंटेड लाइक
.brk@valid इस तरीके से मेंशन होगा। अगर वो म्यूचुअल फंड है तो इट वुड बी लाइक .mf@valid। तो ये दोनों चीज़ें अगर उसके आईडी में मेंशन होगी, इट मीन्स इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेबी। तो ये सेफ, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये सेबी में रजिस्टर्ड है। ओके, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड मोर ओवर, जब आपने दोनों में पेमेंट कर दी, ठीक है, आपने पहला पॉइंट क्या करना है, चेक करने से पहले ये 2 पॉइंट देख लेने हैं कि वैलिड है कि नहीं। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में जब आप इनमें पेमेंट करोगे ना, पेमेंट करने के बाद एक ग्रीन कलर के ट्राइंगल में थम्स अप का सिंबल आपको शो होगा। तो दैट सिंबल अगर शो हो रहा है, इट मीन्स वॉट एवर ट्रांजेक्शन यू हैव डन इट इज़ वेरी सेफ, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द न्यू थिंग दैट सेबी हैज़ अनाउंस्ड। इसलिए अनाउंस करी गई है क्योंकि कुछ एक फ्रॉड म्यूचुअल फंड्स भी आ चुके हैं, फ्रॉड ब्रोकर्स भी आ चुके हैं जो लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे लोगों का लॉस हो रखा है। तो ये एक सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए सेबी ने नया इनिशिएटिव लिया है। ओके, आफ्टर दैट अनदर थिंग इज़ दैट, मान लीजिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट किसी अकाउंट में डाल रहे हो, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट इज दैट सेफ और नॉट। उसके लिए सेबी के ही पोर्टल पे जाके देयर इज सारथी एप्लीकेशन। सारथी एप्लीकेशन में आप उस पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल फिल कर दो, उसका IFSC कोड फिल कर दो, दैट विल टेल यू वेदर इट इज़ सेफ टू गिव इट ओवर देयर और नॉट। ओके, तो जब पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो 3 तरीके से जनरली लोग ट्रांसफ़र करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नेफ्ट, सेकेंड वन इज़ RTGS एंड द थर्ड वन इज़ IMPS। तीनों में फ़र्क क्या है, आई हैव लिस्टेड इट ओवर देयर। RTGS में आप मैक्सिमम जो पैसा मिनिमम ट्रांसफ़र करोगे वो 2 लाख कर सकते हो, बट बाकियों में 1 रुपया मिनिमम आप भेज सकते हो। पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो RTGS और नेफ्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं, बट IMPS ऑनलाइन ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू की IMPS में ही लिमिट है 2 लाख, बट बाकी दोनों में कोई लिमिट नहीं है। अवेलेबिलिटी RTGS बैंकिंग आवर्स में ही अवेलेबल होता है, बट ये दोनों जो होते हैं वो कभी भी आप कहीं भी कर सकते हो। ओके, सो देयर इज़ नो एज सच रिस्ट्रिक्शन। सो दिस इज़ द होल न्यूज़ दैट आई हैव कवर्ड ओवर देयर। फर्स्ट कोलैबोरेशन की न्यूज़ थी, सेकंड जो थी वो सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी को लेके न्यूज़ थी। अब बात डिजिटल पेमेंट की है। ओवरऑल हो क्या रही है, डिजिटली पेमेंट हो रही है ना। ओवरऑल जब भी हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जब भी हम किसी ब्रोकर को दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो पेमेंट तो डिजिटली होती है। तो जब भी इंडिया में डिजिटली पेमेंट की बात होती है तो ज़्यादातर कोलैबोरेशन जो होता है वो NPCI के साथ ही होता है, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, जो डिजिटल पेमेंट्स की देखरेख करता है। ओके, तो इसलिए सेबी ने ये जो नया इनिशिएटिव सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए लिया है, ये किसके साथ कोलैबोरेशन के साथ लिया है, विद द NPCI। ओके, क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे, वेरी बेसिक एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड से पूछा जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट पूछ लेंगे, मिनिमम लिमिट पूछ लेंगे, फिर आपको अवेलेबिलिटी के बारे में, ये सारे डिटेल्स के बारे में पूछ लेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन आपके पास बनता है सेबी साथ ही एप्लीकेशन के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है ना। These are the questions that can be asked from this particular news जो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ओके, so that's it in this particular video. In the next particular video I am coming up with the next news of the October 2nd week. Thank you so much for watching.